आज हम लोग भूगोल विषय स्टार्ट करेंगे। क्लास 12th की एनसीईआरटी है जिसका फर्स्ट चैप्टर है मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। आप भूगोल एक विषय के रूप में भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत के अध्याय 1 में पहले ही पढ़ चुके हैं। क्या आप इसकी अंतःवस्तु को याद कर सकते हैं? इस अध्याय ने बृहद रूप से आपका परिचय भूगोल की प्रकृति से कराया था। इट मीन्स जो पहले आप क्लास 11th में भौतिक भूगोल पढ़े हुए हैं उसका परिचय जो है आपको पहले ही हो गया है, वही भूगोल की प्रकृति है। आप भूगोल की महत्वपूर्ण शाखाओं से भी परिचित हैं। यदि आप अध्याय को पुनः पढ़ें तो आपको मानव भूगोल का मुख्य विषय भूगोल से संबंध भी ज्ञात हो जाएगा। यानी मानव का भूगोल से क्या संबंध है यह आपको पढ़ने से पता चल जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि एक अध्ययन क्षेत्र के रूप में भूगोल समाकलनात्मक, आनुभविक एवं व्यवहारिक है। यानी कि भूगोल अध्ययन क्षेत्र के रूप में क्या है? भूगोल अध्ययन क्षेत्र के रूप में समाकलनात्मक, आनुभविक एवं व्यवहारिक है। समाकलनात्मक, आनुभविक माने अनुभव करना, व्यवहारिक माने प्रैक्टिकल है जिसको हम अनुभव कर सकते हैं। अतः भूगोल की पहुंच विस्तृत है और किसी भी घटना अथवा परिघटना का जो दिग और काल के संदर्भ में परिवर्तित होता है उसका भौगोलिक ढंग से अध्ययन किया जा सकता है। आप धरातल को किस प्रकार देखते हैं? क्या आपको लगता है कि पृथ्वी के दो प्रमुख घटक हैं, प्राकृतिक इट मीन्स भौतिक पर्यावरण और जीवन के रूप में जिसमें मनुष्य भी सम्मिलित है। यानी कि पृथ्वी के दो प्रमुख घटक हैं, एक है जो हमारे आसपास हमारा वातावरण है और जीवन जिसमें मनुष्य भी सम्मिलित है। यानी कि जीवन में सभी प्रकार के जीव जंतु एवं मनुष्य सम्मिलित है। अपने परिवेश के भौतिक और मानवीय घटकों की सूची बनाइए। भौतिक भूगोल भौतिक पर्यावरण का अध्ययन करता है। यानी जो हमारा भौतिक भूगोल है, फिजिकल ज्योग्राफी है, वो फिजिकल एनवायरनमेंट का अध्ययन करता है। और मानव भूगोल भौतिक, प्राकृतिक एवं मानवीय जगत के बीच संबंध, यानी जो कि हम अपने भौतिक वातावरण से मानव किस प्रकार संबंध बनाता है इसका अध्ययन हम मानव भूगोल में करते हैं। मानवीय परिघटनाओं का स्थानिक वितरण तथा उसके घटित होने के कारण एवं विश्व के विभिन्न भागों में सामाजिक और आर्थिक भिन्नताओं का अध्ययन करता है। आपको इस तथ्य का पहले से भी बोध होगा कि एक विषय के रूप में भूगोल का मुख्य सरोकार पृथ्वी को मानव के घर के रूप में समझना और उन सभी तत्वों का अध्ययन करना है जिन्हें मानव को पोषित किया है। इसका मतलब यह हुआ कि भूगोल का मुख्य उद्देश्य पृथ्वी को मानव के घर के रूप में समझना है जिसमें मनुष्य का विकास हुआ है। अतः प्रकृति और मानव के अध्ययन पर बल दिया गया है। आप अनुभव करेंगे कि भूगोल में द्वैतवाद आया और इस आशय के व्यापक तर्क वितर्क आरंभ हो गए कि क्या एक विषय के रूप में भूगोल को नियम बनाने यानी सिद्धांतीकरण, नोमोथेटिक अथवा विवरणात्मक होना चाहिए? क्या इसके विषय वस्तु को व्यवस्थित किया जाना चाहिए और इसके अध्ययन का उपागम प्रादेशिक अथवा क्रमबद्ध होना चाहिए? क्या भौगोलिक परिघटनाओं की व्याख्या सैद्धांतिक आधार पर होनी चाहिए अथवा ऐतिहासिक संस्थागत उपागम के आधार पर? ये बौद्धिक अभ्यास के मुद्दे रहे हैं और अंततः
आप मूल्यांकन करेंगे कि प्रकृति और मानव के बीच द्वैधता नहीं है, क्योंकि प्रकृति और मानव अविभाज्य तत्व हैं और इन्हें समग्रता से देखना चाहिए। इट मीन्स प्रकृति और मानव को कोई अलग नहीं कर सकता। बिना प्रकृति के मानव का जीवन संभव नहीं है। यह जानना रुचिकर है कि भौतिक और मानवीय दोनों परिघटनाओं का वर्णन मानव शरीर रचना विज्ञान से प्रतीकों का प्रयोग करते हुए रूपकों के रूप में किया जाता है। हम सामान्यतः पृथ्वी के रूप, तूफान की आँख, नदी के मुख, हिमानी के प्रोथ, नासिका, जल डमरू, मध्य की ग्रीवा और मृदा की परिच्छेदिका का वर्णन करते हैं। यानी कि हम पृथ्वी के रूप में किसका अध्ययन करते हैं? तूफान की आँख, नदी के मुख, हिमानी के ग्रोथ, जल डमरू, मध्य की ग्रीवा, मृदा की परिच्छेदिका का वर्णन करते हैं। इसी प्रकार प्रदेशों, गांवों, नगरों का वर्णन जीवों के रूप में किया गया है। जर्मन भूगोलवेत्ता राज्य देश का वर्णन जीव के रूप में करते हैं। यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि जर्मन भूगोलवेत्ता राज्य और देश का वर्णन किससे करते हैं? जीवित जीव के रूप में करते हैं। सड़कों, रेल मार्गों और जल मार्गों के जाल को प्रायः परिसंचरण की धमनियों के रूप में वर्णन किया जाता है। परिसंचरण की धमनियों के रूप में किसका वर्णन किया जाता है? सड़कों, रेल मार्गों, जल मार्गों का। क्या आप अपनी भाषा में ऐसे शब्दों और अभिव्यक्तियों को एकत्रित कर सकते हैं? पर मूल प्रश्न उत्पन्न होता है कि क्या हम प्रकृति और मनुष्य को पृथक कर सकते हैं, जबकि वे इतनी जटिलता से आपस से जुड़े हुए हैं? मानव भूगोल की परिभाषा, यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप इसको 2-3 बार पढ़ लीजिए, आपको याद हो जाएगा। मानव भूगोल की परिभाषाएं। मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। रैटजेल कहते हैं, यह एक जर्मन भूगोलवेत्ता हैं, कहते हैं मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। ऊपर दी गई परिभाषा में संश्लेषण पर जोर दिया गया है। यानी संबंधों का संश्लेषित अध्ययन किसने कहा है? रैटजेल ने कहा है। और मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी, यानी पृथ्वी क्या है? अस्थिर है, यानी यह हमेशा एक जैसी नहीं रहती। और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। यह किसका कथन है? कुमारी सैम्पुल का कथन है। इन्होंने कहा है मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी, यानी पृथ्वी पर हर समय कुछ न कुछ घटनाएं घटित होती हैं। कभी ज्वालामुखी आता है, कभी भूकंप आते हैं, जिससे पृथ्वी अस्थिर मानी जाती है। तो मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव, यानी मनुष्य हर समय क्रियाशील होता है, के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। ये कुमारी सैम्पुल का कथन है। सैम्पुल की परिभाषा में संबंधों की गत्यात्मकता मुख्य शब्द है। अब विडाल डी ला ब्लास, यह भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों तथा इन पर रहने वाले जीवों के मध्य संबंधों के अधिक संश्लेषित ज्ञान से उत्पन्न संकल्पना। इन्होंने क्या है? हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों, यानी हमारी पृथ्वी को कौन नियंत्रित करता है? भौतिक नियम। जैसे कभी हम अर्थक्वेक्स आ जाता है, कभी वॉल्केनो आ जाता है, जिससे यानी कि पृथ्वी को ये जितने भी घटक हैं नियंत्रित करते हैं। हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों और उन पर रहने वाले जीवों के मध्य संबंध के अधिक संश्लेषित ज्ञान से उत्पन्न संकल्पना विडाल डी ला ब्लास की है। मानव भूगोल पृथ्वी और मनुष्य के अंतः संबंधों की एक नई संकल्पना प्रस्तुत करता है। मानव भूगोल की प्रकृति। मानव भूगोल
भौतिक पर्यावरण तथा मानव जनित सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के संबंधों का अध्ययन उनकी परस्पर अन्योन्य क्रिया के द्वारा करता है। आप अपनी कक्षा 11वीं पुस्तक भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत में भौतिक पर्यावरण के तत्वों का अध्ययन कर चुके हैं। आप जानते हैं कि ये तत्व भू आकृति, मृदाएं, जलवायु, प्राकृतिक वनस्पति, विविध प्राणी जात तथा वनस्पति जात है। क्या आप उन तत्वों की सूची बना सकते हैं जिनकी रचना मानव के भौतिक पर्यावरण द्वारा प्रदत्त मंच पर अपने कार्यकलापों के द्वारा की है? गृह, गांव, नगर, सड़कों, रेल मार्गों का जाल, उद्योग, खेत, पत्तन, दैनिक उपयोग में आने वाली वस्तुएं तथा भौतिक संस्कृति के अन्य सभी तत्व भौतिक पर्यावरण द्वारा प्रदत्त संसाधनों का उपयोग करते हुए मानव द्वारा निर्मित किए गए हैं, जबकि भौतिक पर्यावरण मानव द्वारा बृहद स्तर पर परिवर्तित किया गया है। साथ ही मानव जीवन को भी इसने प्रभावित किया है। इसका यह तात्पर्य हुआ कि प्रकृति द्वारा दी गई चीज़ों से मानव ने इन चीज़ों का निर्माण किया है। गृह, गांव, नगर, सड़कों, रेल मार्ग, जाल, उद्योग, खेत, पत्तन, दैनिक उपयोग में आने वाले वस्तुओं का और भौतिक संस्कृति अन्य सभी तत्व भौतिक पर्यावरण द्वारा प्रदत्त संसाधनों का उपयोग कर निर्मित किए, जबकि भौतिक पर्यावरण मानव द्वारा बृहद स्तर पर परिवर्तित किया गया है और मानव ने भी भौतिक पर्यावरण को परिवर्तित किया है। मानव का प्रकृतिकरण और प्रकृति का मानवीयकरण, यानी मानव का प्राकृतिकरण, यानी मानव का प्राकृतिकरण कैसे हुआ और प्रकृति का मानवीकरण कैसे हुआ। मनुष्य अपने प्रौद्योगिकी की सहायता से अपने भौतिक पर्यावरण से अन्योन्य क्रिया करता है, यानी कि मानव अपने प्रौद्योगिकी की सहायता से, यानी अपनी टेक्नोलॉजी की सहायता से भौतिक पर्यावरण के साथ संबंध स्थापित करता है और अपने रहने योग्य भौतिक पर्यावरण को बनाता है। यह महत्वपूर्ण नहीं है कि मानव क्या उत्पन्न और निर्माण करता है, बल्कि यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि वह किन उपकरणों तकनीकों की सहायता से उत्पादन और निर्माण करता है। यानी यह महत्वपूर्ण नहीं है कि मानव क्या उत्पन्न और निर्माण करता है, बल्कि यह महत्वपूर्ण है कि वह किन तकनीकों का उपयोग करके उत्पादन और निर्माण करता है। प्रौद्योगिकी किसी समाज की संस्कृति विकास के स्तर की सूचक होती है, यानी जहाँ की संस्कृति अच्छी होगी, जहाँ संस्कृति विकास अच्छा होगा, वहाँ का प्रौद्योगिकी विकास अच्छा होगा। मानव प्रकृति के नियमों को बेहतर ढंग से समझने के बाद ही प्रौद्योगिकी का विकास कर पाया। यानी मानव जब प्रकृति को अच्छे ढंग से समझ गया कि हम इसे अपने रहने योग्य कैसे बना सकते हैं, तब उसका प्रौद्योगिकी विकास हुआ। उदाहरण, घर्षण और ऊष्मा की संकल्पनाओं ने अग्नि की खोज में हमारी सहायता की, यानी कि जो घर्षण से जो ऊष्मा पैदा, उसी से हमने अग्नि की खोज की। इसी प्रकार डीएनए और आनुवंशिकी के रहस्यों की समझ ने हमें अपने बीमारियों पर विजय पाने के योग्य बनाया। यानी इट मीन आनुवंशिकी के रहस्य, यानी डीएनए के रहस्यों से हम अपनी बीमारी पर विजय प्राप्त कर सके, यानी हम अपनी बीमारी को जान सके। अधिक तीव्र गति से चलने वाले यान विकसित करने के लिए हम वायु की गति के नियमों का प्रयोग करते हैं। आप देख सकते हैं कि प्रकृति का ज्ञान प्रौद्योगिकी को विकसित करने के लिए महत्वपूर्ण है, यानी बिना प्रकृति के ज्ञान के हम अपने प्रौद्योगिकी को विकसित नहीं कर सकते। और प्रौद्योगिकी मनुष्य पर पर्यावरण की बंदिशों को कम करती है। प्राकृतिक पर्यावरण से अन्योन्य क्रिया की आरंभिक अवस्थाओं में मानव
इससे अत्यधिक प्रभावित हुआ था। उन्होंने प्रकृति के आदेशों के अनुसार अपने आप को ढाल लिया। यानी प्रौद्योगिकी मनुष्य पर पर्यावरण के बंदिशों को कम करती है। यानी कि हमारा जितना प्रौद्योगिकी विकास होगा, हम उतनी सुविधाजनक पूर्ण से रह पाएंगे। यानी कि हमें जैसे अब हम अपने गृह में रहते हैं, तो हमें अब धूप, बारिश, आंधी से हमें हमारा बचाव होता है। यह कैसे संभव हुआ? ये मनुष्य की प्रौद्योगिकी से संभव हुआ। प्राकृतिक पर्यावरण से अन्योन क्रिया की आरंभिक अवस्थाओं में मानव इससे अत्यधिक प्रभावित हुआ था। इन्होंने प्रकृति के आदेशों के अनुसार अपने आप को ढाल लिया। में क्या था, मनुष्य की प्रौद्योगिकी विकसित नहीं थी, इस कारण वह प्रकृति की आरंभिक अवस्थाओं में मानव इससे अधिक प्रभावित हुआ। इन्होंने प्रकृति के आदेशों के अनुसार अपने आप को ढाल लिया था। यानी वह गर्मी में गर्मी सहते थे और ठंडियों में ठंडी सहते। यानी प्रकृति जैसा आदेश करती थी, मनुष्य उसी प्रकार जीवन जीता था। इसका कारण यह है कि प्रौद्योगिकी का स्तर अत्यंत निम्न था। यानी प्रौद्योगिकी थी ही नहीं तो वह अपना विकास कैसे करते, और मानव के सामाजिक विकास की अवस्था भी आदिम थी। आदिम मानव समाज और प्रकृति की प्रबल शक्तियों के बीच किस प्रकार की अन्योन क्रिया को पर्यावरण निश्चयवाद कहा गया। यानी जो प्रारंभिक अवस्था थी उसे पर्यावरण निश्चयवाद कहा। अन्योन क्रिया को पर्यावरण निश्चयवाद कहा गया। प्रौद्योगिकी विकास की इस अवस्था में हम मानव प्रकृति की कल्पना कर सकते हैं, जो प्रकृति को सुनता था, उसकी प्रचंडता से भयभीत होता था और उसकी पूजा करता था। यानी मनुष्य प्रकृति की प्रचंडता से डरता था और उसकी पूजा करता था। उस अवस्था को पर्यावरण निश्चयवाद कहा गया। यानी कि जो पर्यावरण में है उसमें हम कोई भी चेंज नहीं कर सकते, यह मनुष्य मानता था। इस बॉक्स में कहानी दी गई है। बेदा मध्य प्रदेश के अपूज मांड क्षेत्र में जंगलों में रहता था। उसने गांव में 3 झोपड़ियां हैं जो जंगल के बीच हैं। यहाँ तक कि पक्षी और आवारा कुत्ते, जिनकी भीड़ प्रायः गांव में मिलती है, भी यहाँ दिखाई नहीं देते। छोटी लंगोटी पहने और हाथ में कुल्हाड़ी लिए वह बेड़ा वन का सर्वेक्षण करता है। वहाँ उसका कबीला कृषि का आदिम रूप स्थानांतरित कृषि करता है। वेदा और उसके मित्र वन के छोटे टुकड़ों की जुताई के लिए जलाकर साफ करते हैं। राख का उपयोग मृदा को उर्वरक बनाने के लिए किया जाता है। अपने चारों ओर खिले हुए महुआ वृक्षों को देखकर वेदा प्रसन्न है। जैसा ही वह महुआ, प्लास और साल के वृक्षों को देखता है जिन्होंने बचपन से ही उसे आश्रय दिया है, वह सोचता है कि इस सुंदर ब्रह्मांड का अंग बनकर वह कितना सौभाग्यशाली है। विसर्पी गति से पेड़ा को पार करके बेदा नदी तक पहुंचता है। जैसे ही वह चुल्लू भर जल लेने के लिए झुकता है, उसे वन की आत्मा लोई लुगी की प्यास बुझाने की स्वीकृति देने के लिए धन्यवाद करना याद आता है। अपने मित्रों के साथ आगे बढ़ते हुए बेदा गूदेदार पत्तों और कंदमूल को चबाता है। लड़के वन से गज हरा और कुचला का संग्रहण करने का प्रयास करते हैं। ये विशिष्ट पादप है जिनका प्रयोग वेदा और उनके लोग करते हैं। यह आशा करता है कि वन की आत्माएं दया करेंगी और उसे उन जड़ी बूटियों तक ले जाएंगी। ये आगामी पूर्णिमा को मथाई अथवा जनजातीय मेले में वस्तु विनिमय के लिए आवश्यक है। वह अपने नेत्र बंद करके स्मरण करने का कठिन प्रयत्न करता है जो उसके बुजुर्गों ने उन जड़ी बूटियों और उसमें पाए जाने वाले
स्थानों के बारे में समझाया था। वह चाहता है कि काश उसने अधिक ध्यान पूर्वक सुना होता। अचानक पत्तों में खड़खड़ाहट होती है। बेंदा और उसके मित्र जानते हैं कि ये बाहरी लोग हैं जो उन जंगलों में उन्हें ढूंढते हुए आए हैं। एक ही प्रभावी गति से बेंदा और उसके मित्र सघन वृक्षों के वितान के पीछे अदृश्य हो जाते हैं और वन की आत्मा के साथ एकाकार हो जाते हैं। इसमें जो वेदा की कहानी दी हुई है वह एक आदिम मानव की कहानी। वह किस प्रकार पूर्णतः प्रकृति पर डिपेंड थे। बॉक्स की कथा मानव का प्रकृतिकरण आर्थिक दृष्टि से आदिम समाज से संबंधित एक घर के प्रत्यक्ष संबंधों का प्रतिनिधित्व करती है। ऐसे अन्य आदिम समाजों के संबंध में पढ़े जो प्रकृति पर्यावरण के साथ पूर्णतः सामंजस्य बनाए हुए हैं। आप अनुभव करेंगे कि ऐसे सभी प्रकरणों में प्रकृति एक शक्तिशाली बल, पूज्य, सत्कार योग्य अथवा संरक्षित है। सतत पोषण हेतु मनुष्य प्राकृतिक संसाधनों पर प्रत्यक्ष रूप से निर्भर है। ऐसे समाजों के लिए भौतिक पर्यावरण माता प्रकृति के रूप धारण करता है। समय के साथ लोग अपने पर्यावरण और प्राकृतिक बलों को समझने लगते हैं। यानी समय के साथ लोग अपने पर्यावरण को समझने लगते हैं और अपने सामाजिक और सांस्कृतिक विकास के साथ मानव बेहतर और अधिक सक्षम प्रौद्योगिकी का विकास करते हैं। वे अभाव की अवस्था से स्वतंत्रता की अवस्था की ओर अग्रसर होते हैं। यानी इट मीन्स मानव बेहतर और अधिक सक्षम प्रौद्योगिकी का धीरे धीरे मानव बेहतर और उद्यम सक्षम प्रौद्योगिकी का विकास करते हुए अभाव की अवस्था से स्वतंत्रता की अवस्था की ओर अग्रसर होते। यानी प्रारंभ में वह प्रकृति पर ही पूर्णतः डिपेंड होते हैं। जैसे जैसे उनकी प्रौद्योगिकी विकसित होती जाती है उनका जीवन और आसान हो जाता है। पर्यावरण से प्राप्त संसाधनों के द्वारा वे संभावनाओं को जन्म देते हैं। यानी वह प्रकृति से प्राप्त संसाधनों से ही मनुष्य को प्रौद्योगिकी से जोड़ते हैं, संभावनाओं को जन्म देते हैं। मानवीय क्रियाएं सांस्कृतिक भूदृश्य की रचना करती हैं। मानवीय क्रियाओं की छाप सर्वत्र है। उच्च भूमियों पर स्वस्थ विश्रामस्थल, विश्राम नगरीय प्रस्तर, खेत, फलोद्यान, मैदानों, तरंगित पहाड़ियों में चारागाहों, तटों पर पत्तन और महासागरीय तल पर समुद्री मार्ग तथा अंतरिक्ष में उपग्रह इत्यादि। पहले के विद्वानों ने इसे संभववाद नाम दिया है। इट मीन्स प्रकृति पर विजय प्राप्त करने को विद्वानों ने संभववाद नाम दिया है। प्रकृति अवसर प्रदान करती है और मानव उनका उपयोग करता है और धीरे धीरे प्रकृति का मानवीकरण हो जाता है तथा प्रकृति पर मानव प्रयासों की छाप पड़ने लगती है। प्रकृति का मानवीकरण। ट्राइडनहाइम के शहरों में सर्दियों का अर्थ प्रचंड पौने और भारी हिम। महीनों तक आकाश अदीप्त रहता है। कैरी प्रातः 8 बजे अंधेरे में कार से काम पर जाती है। सर्दियों के लिए उसके पास विशेष टायर है और वह अपनी शक्तिशाली कार की लाइटें जलाए रखती है। उसका कार्यालय सुखदायक यानी 23 डिग्री सेल्सियस पर कृत्रिम ढंग से गर्म रहता है। विश्वविद्यालय का परिसर जिसमें वह काम करती है कांच के एक विशाल गुंबद के नीचे बना हुआ है। यह गुंबद सर्दियों में हिम को बाहर रखता है और गर्मियों में धूप को अंदर आने देता है। तापमान को सावधानी पूर्वक नियंत्रित किया जाता है और वहाँ पर्याप्त प्रकाश होता है। यद्यपि ऐसे रुक्ष मौसम में नई सब्जियां और पौधे नहीं उगते। कैरी अपने डेस्क पर आर्कटिज रखती है और उष्णकटिबंधीय फलों जैसे केला और कीवी का आनंद लेती है। ये नियमित रूप से वायुयान द्वारा उष्ण क्षेत्रों से मंगाए जाते हैं। माउस की एक क्लिक के साथ कैरी नई दिल्ली
में अपने सहकर्मियों से कंप्यूटर नेटवर्क से जुड़ जाती है। वह प्रायः लंदन के लिए सुबह की उड़ान लेती है और शाम को अपना मनपसंद टेलीविज़न सीरियल देखने के लिए सही समय पर वापस पहुंच जाती है। यद्यपि कैरी 58 वर्षीय है, फिर भी वह विश्व के अन्य भागों के अनेक 30 वर्षीय लोगों से अधिक स्वस्थ और युवा दिखती है। इसमें यह बताया कि मनुष्य कितनी कठिन परिस्थितियों में भी अपने प्रकृति को अपने अनुरूप ढालकर अपना जीवन सुगम बना सकता है। यानी कि कैरी ठंडे वातावरण में, लेकिन वह फिर भी 23 डिग्री टेम्परेचर में रहती है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि ऐसी जीवन शैली कैसे संभव है? यह प्रौद्योगिकी है जिसके कारण ट्राइंडहाइम के लोग, उन जैसे अन्य लोग, प्रकृति द्वारा आरोपित अवरोधों पर विजय पाने के लिए सक्षम। यानी प्रकृति के अवरोधों पर विजय पाने के लिए हम कैसे संभव है? प्रौद्योगिकी द्वारा। क्या आप ऐसे अन्य कुछ दृष्टांतों को जानते हैं? ऐसे उदाहरणों को ढूंढना कठिन नहीं है। भूगोलवेत्ता ग्रिफिथ टेलर ने एक नई संकल्पना प्रस्तुत की जो दो विचारों, पर्यावरण निश्चयवाद और संभववाद के बीच मध्यम मार्ग को परिलक्षित करता है। इन्होंने इसे नौ निश्चयवाद या रुको और जाओ निश्चयवाद का नाम दिया। इनमें संभववाद और पर्यावरण निश्चयवाद के बीच जो मध्य मार्ग निकला उसे उन्होंने नौ निश्चयवाद था। रुको और जाओ में रुको माने देखो, रुक कर देखो और जाओ तब जाओ, यानी कि तब रुको और जाओ निश्चयवाद नाम दिया। किसने दिया? ग्रिफिथ टेलर ने दिया। यानी पहले रुको, देखो यह उचित है कि नहीं मानव के लिए, तब इस पर विजय प्राप्त करो। आप में से जो नगरों में रहते हैं और जो नगर देख चुके हैं जरूर जानते होंगे चौराहों पर यातायात का नियंत्रण बत्तियों द्वारा होता है। लाल बत्ती का अर्थ रुको, एम्बर पीली बत्ती, लाल बत्ती और हरी बत्तियों के बीच रुक कर तैयार रहने का अंतराल प्रदान करती है और हरी बत्ती का अर्थ है जाओ। संकल्पना दर्शाती है कि ना तो यहाँ नितांत आवश्यकता ही स्थिति है और न ही नितांत स्वतंत्रता की दशा। यानी कि प्रकृति पर पूर्णतः विजय मानव नहीं प्राप्त कर सकता। इसमें इस पर्यावरण निश्चयवाद में यह कहा गया है। इसका अर्थ है कि प्रकृति के नियमों का अनुपालन करके हम प्रकृति पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। यानी हम प्रकृति के नियम को नहीं मानेंगे तो उसका हमें दुष्परिणाम झेलना पड़ सकता है। इन्हें लाल संकेतों का प्रत्युत्तर देना होगा और जब प्रकृति रूपांतरण की स्वीकृति दे तो वे अपने विकास के प्रयत्नों में आगे बढ़ सकते हैं। यानी कि अगर प्रकृति हमें स्वीकृति देती है तो हम आगे बढ़ सकते हैं। जैसे पहाड़ी इलाकों में सड़कें बनती हैं लेकिन वह कुछ समय में लैंडस्लाइडिंग द्वारा वह नष्ट कर दी जाती हैं, तो वहाँ प्रकृति के नियमों की अनदेखी कर। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जहाँ प्रकृति के नियमों की अनदेखी होती है जिसका मनुष्य को भुगतना पड़ता है। इसका तात्पर्य है कि उन सीमाओं में जो पर्यावरण की हानि न करती हो संभावनाओं को उत्पन्न किया जा सकता है तथा अंधाधुंध रफ्तार दुर्घटनाओं से मुक्त नहीं होती। विकसित अर्थव्यवस्था के द्वारा चली गई मुक्त चाल के परिणाम स्वरूप हरित गृह प्रभाव, ओजोन परत क्षय, भूमंडलीय तापन, पीछे हटती हिम नदियाँ, निम्नलिखित भूमियाँ हैं। नौ निश्चयवाद संकल्पना ढंग से एक संतुलन बनाने का प्रयास है। यानी नौ निश्चयवाद संकल्पना द्वारा मनुष्य और पर्यावरण के बीच एक संतुलन स्थापित किया जा सकता है और संभावनाओं के बीच अपरिहार्य चयन द्वैतवाद को निष्फल करता है। किसने व्यक्त किया? पर्यावरण निश्चयवाद पर्यावरण संभववाद के बीच
9 निश्चयवाद है जिसे रुको और जाओ कहा जाता है। यह ग्रिफिथ टेलर द्वारा दिया गया है। यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। समय के गलियारों में मानव भूगोल पर्यावरण के अनुकूलन और समायोजन की प्रक्रिया तथा इसका रूपांतरण पृथ्वी के धरातल पर विभिन्न पारिस्थितिकी निकेत में मानव के उदय के साथ आरंभ हुआ है। इस प्रकार यदि हम पर्यावरण और मानव की अन्योन क्रिया से मानव भूगोल के प्रारंभ की कल्पना करें तो इसकी जड़ें इतिहास में अत्यंत गहरी हैं। अतः मानव भूगोल के विषय में एक दीर्घकालीन सातत्य पाया जाता है। यद्यपि समय के साथ इसे सुस्पष्ट करने वाले उपागमों में परिवर्तन आया है। उपागमों में यह गत्यात्मकता विषय की परिवर्तनशीलता प्रकृति को दर्शाती है। पहले विभिन्न समाजों के बीच अन्योन क्रिया नगण्य थी और एक दूसरे के बारे में ज्ञान सीमित था। यात्री और अन्वेषण अपने यात्रा क्षेत्रों के बारे में सूचनाओं का प्रसार किया करते थे। नौचालन संबंधी कुशलताएं विकसित नहीं हुई थी और समुद्री यात्राएं खतरों से खाली न थी। 15वीं शताब्दी के अंत में यूरोप में अन्वेषणों के प्रयास हुए और धीरे धीरे देशों और लोगों के विषय में मिथक और रहस्य खुलने शुरू हो गए। उपनिवेश युग ने अन्वेषणों को आगे बढ़ाने के लिए गति प्रदान की ताकि प्रदेशों के संसाधनों तक पहुंच हो सके और तालिका युक्त सूचनाएं प्राप्त हो सके, जहां आशय गहन ऐतिहासिक विवरण प्रस्तुत करने का नहीं है, केवल आपको मानव भूगोल के क्रमिक विकास की प्रक्रियाओं से अवगत कराने का है। संक्षिप्त 1.1 आपको भौतिक के उपक्षेत्र के रूप में मानव भूगोल की विस्तृत अवस्थाओं से परिचय कराएगी। मानव भूगोल की कल्याणपरक अथवा मानवतावादी विचारधारा का संबंध मुख्य लोगों के सामाजिक कल्याण के विभिन्न पक्षों से है। इसमें आवासन, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे पक्ष सम्मिलित हैं। भूगोलवेत्ताओं ने पहले ही स्नातकोत्तर पाठचर्या में सामाजिक कल्याण के रूप में भूगोल का एक कोर्स प्रारंभ कर दिया। अमूलवादी विचारधारा ने निर्धनता के कारण और बंधन और सामाजिक असमानता की व्याख्या के लिए मार्क्स के सिद्धांत का उपयोग किया। समकालीन सामाजिक समस्याओं का संबंध पूंजीवाद के विकास से था। व्यवहारवादी विचारधारा ने प्रत्यक्ष अनुभव के साथ साथ मानव जातियां, प्रजातियां, धर्म इत्यादि पर आधारित सामाजिक संवर्गों के दीर्घकाल बोध पर ज़्यादा जोर दिया। मानव भूगोल के क्षेत्र और उपक्षेत्र। मानव भूगोल, जैसा कि आपने देखा, मानव जीवन की सभी तत्वों तथा अंतराल जिसके अंतर वे घटित होते हैं के मध्य संबंध की व्याख्या करने का प्रयत्न करता है। इस प्रकार मानव भूगोल की प्रकृति अत्यधिक अंतर्विषयक है। पृथ्वी तल पर पाए जाने वाले मानवीय तत्वों को समझने और उनकी व्याख्या करने के लिए मानव भूगोल सामाजिक विज्ञानों के सहयोगी विषय के साथ घनिष्ठ अंतर्पृष्ठ विकसित करती है। ज्ञान के विस्तार के साथ नए उपक्षेत्रों का विकास होता है और मानव भूगोल के साथ भी ऐसा ही हुआ। आइए मानव भूगोल के क्षेत्रों और उपक्षेत्रों का परीक्षण करें। आपने अनुभव किया होगा कि यह सूची विशाल और विस्तृत है। यह मानव भूगोल के विस्तृत होते परिमंडल को परिलक्षित करती है। आप उपक्षेत्र के मध्य सीमाएं प्रायः अतिव्यापी होती हैं। इस पुस्तक में अध्यायों के रूप में जो
सामग्री दी गई है वह आपको मानव भूगोल के विभिन्न पक्षों का पर्याप्त एवं विस्तृत ज्ञान प्रदान करेगी। आरंभ क्रियाएं और प्रकरण अध्ययन इसकी विषय वस्तु को और अधिक समझने के लिए आपको कुछ अनुभाषित दृष्टांत प्रदान करेंगे।